नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इसका विस्तार, अशोक की अहिंसावादी नीति, कलिंग का युद्ध, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जिस चीज़ का उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। विश्व में अनेकों ऐसी सभ्यताएं हुई जिनका उत्थान हुआ, पतन हुआ। बहुत से ऐसे साम्राज्य हुए जो कि फले फूले विकसित हुए, फिर उनका पतन हो गया। तो इसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य भी अशोक के बाद निरंतर दुर्बल होते होते एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां कि अंतिम उत्तराधिकारी बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और इस तरह से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसे अशोक ने आगे बढ़ाया था, जिसका पूरा का पूरा सिंध प्रदेश और पूरा का पूरा हिंदुस्तान जिनका भूभाग था और अशोक के साम्राज्य में शामिल था, वह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्रमशः कुछ वर्षों के पश्चात पतन हो गया। उसका पतन की ओर वो अग्रसर हो गया, धीरे धीरे उसकी समाप्ति हो गई। तो ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण इतने बड़े साम्राज्य का पतन हो गया? तो इन कारणों पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बिना किसी भूमिका के मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाती हूँ। मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर मैं जल्दी से चली आती हूँ। मुझे किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि ऐसा करके किसी भी स्टूडेंट्स के समय को ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए इधर उधर की बातों को करके। लिहाजा अब हम आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान में हमें ये रखना होगा कि अलग अलग इतिहासकार मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित अलग अलग बातों का उल्लेख करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। जैसे पंडित हरप्रसाद शास्त्री का मानना है कि ब्राह्मण विरोध के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उसी प्रकार रोमिला थापर जैसी विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार यह मानती हैं कि आर्थिक और राजनीतिक कारणों की वजह से इसका पतन हो गया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अशोक की अहिंसावादी नीति, धम्म की नीति ने इसका पतन कर दिया। तो अलग अलग इतिहासकार हैं और उनके अलग अलग मतभेद हैं, उनमें अलग अलग मतभेद है, उनका अलग अलग मानना है कि इन वजहों से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मोटे मोटे तौर पर, जैसे कि मैं आपको अपने पुरानी वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैं आपको बिंदुवार यानी पॉइंट्स वाइज आपको हर प्रश्न का उत्तर समझाने का प्रयास करती हूँ। तो आपको ये जानना होगा कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। देखिए, सिर्फ मौर्य साम्राज्य ही नहीं बल्कि कोई भी साम्राज्य हो, उसके पतन के कुछ प्रमुख कारण होते हैं। जैसे कि राजनीतिक कारण है, उसका आर्थिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, उसके धार्मिक कारण होते हैं। किसी भी साम्राज्य के पतन के ये मुख्य बिंदु हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्कालीन कारण भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्ष कारण भी होते हैं जिसके कारण किसी भी सभ्यता या संस्कृति का नाश हो जाता है या किसी भी साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के जो कारण हैं उनके प्रमुख पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप एक बार उसे देख लीजिए। जैसे पहला है अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी, दूसरा है विघटनात्मक प्रवृत्ति का उदय, तीसरा है साम्राज्य का विभाजन, चौथा है प्रांतीय शासकों के अत्याचार, पांचवा है आर्थिक कारण, छठा है बृहद्रथ का उत्तरदायित्व, सातवां है यूनानी आक्रमण, आठवां है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था और नवां है अशोक का उत्तरदायित्व। तो ये तो मुख्य पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना ही होगा। स्पेशली जो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी आप उसे देख सकते हैं, आप पीछे की वीडियोस को भी देख सकते हैं, आप लिंक पर भी जा सकते हैं। अब थोड़ा सा यदि आपको डिटेल्स में जाना है तो आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे या इसके बारे में जानेंगे वो मैं आपको बताते चलती हूँ। जैसे है अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी। अशोक के बाद के जितने भी उत्तराधिकारी हुए, चाहे वो दशरथ हो, कुणाल हो, जालौक हो, वीरसेन हो, जितने भी उत्तराधिकारी हुए सभी दुर्बल और अयोग्य थे। यानी कि जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने तलवार के बल पर की थी और जिसे अशोक ने तलवार के बल पर सुरक्षित रखा और अपनी धम्म की नीति के द्वारा जिसका प्रचार प्रसार विदेशों तक किया, आखिर वह साम्राज्य जो है वो अपने उत्तराधिकारियों की वजह से
पतन की ओर अग्रसर हो गया, विखंडित हो गया। जो भी थे, जो इसके उत्तराधिकारी थे, उनके पास ना तो धम्म की नीति थी और ना ही उनके पास में तलवार की नीति थी। तो ऐसे अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण बनते हैं। हम आगे भी बहुत सारे साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जब जब कोई भी वंश या कोई भी साम्राज्य, जब उसके उत्तराधिकारी दुर्बल होते हैं तो उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। और यही मौर्य साम्राज्य के साथ भी हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के जो भी उत्तराधिकारी थे, क्रमशः जो अशोक के बाद आए, उनकी जो अहिंसावादी नीति थी और धम्म को भी पूरी तरह से सार्थक रूप में ना अपनाए जाने के कारण और साथ ही साथ तलवार की नीति का त्याग करने के कारण ये अयोग्य उत्तराधिकारी, जिनमें बुद्धिमत्ता का भी अभाव था, जिनमें समझदारी का अभाव था, सूझबूझ का अभाव था, कि किस प्रकार से इतने बड़े साम्राज्य को, इतने विशाल साम्राज्य को, जो कि कश्मीर से लेकर के नीचे आपको कन्याकुमारी तक फैला हुआ था, जो कि पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था, जो अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, जो गांधार तक फैला हुआ था, इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो समाप्त हो जाता है धीरे धीरे करके। तो इसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। और सबसे प्रमुख भूमिका जो है कि अशोक की तरह कोई भी उत्तराधिकारी इतना सक्षम नहीं हुआ, इतना बुद्धिमान नहीं हुआ, इतना वीर नहीं हुआ जो इस पूरे साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता। आगे चलते हैं। विघटनात्मक प्रवृत्ति का उदय। विघटन मतलब कि टुकड़ों में बट जाना। अशोक जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने अपने प्रारंभ में तलवार के बल पर और बाद में अपने धम्म नीति के द्वारा, मतलब एक दफ़ा क्रूर होकर के और दूसरी दफ़ा प्रेम के बलबूते पर पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांध करके रखा। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है, वैसे ही जो छोटे छोटे प्रांत हैं और उनके जो प्रांतपति हैं, चूँकि जो राजकाज होता था, जो शासन व्यवस्था चलती थी, वो प्रांतों में बांट करके ही चलती थी। तो अशोक की मृत्यु के बाद प्रांतपति जो थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि आपको याद दिला दूं कि जालौक ने कश्मीर में और वीरसेन ने गांधार में अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो इस तरह से विघटनात्मक प्रवृत्तियां उदय होने लगी और अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो अपना स्वतंत्र शासन चलाने लगे, अपने आप को स्वतंत्रता देने लग गए। तो इस तरह से विघटनात्मक प्रवृत्ति के उदय ने मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया। तीसरा है आपका साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य का विभाजन मतलब जो विशाल साम्राज्य था, अशोक की मृत्यु के बाद वह दो भागों में बट गया। साम्राज्य के पूर्वी हिस्से को दशरथ को दिया गया और पश्चिमी हिस्से को कुणाल को दिया गया। इतिहासकार यह मानते हैं कि यदि साम्राज्य का विभाजन नहीं हुआ होता और कोई एक वीर, प्रतापी, महत्वाकांक्षी और साम्राज्य को समझने वाला कोई ऐसा शासक होता, तो शायद यह पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य इतनी आसानी से विघटित नहीं हुआ होता और ना ही यह समाप्त हुआ होता। तो अशोक की मृत्यु के बाद जो साम्राज्य का दो भागों में विभाजन हो गया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, इसने भी साम्राज्य को यानी मौर्य साम्राज्य को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, आर्थिक कारण। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है और लगभग यह कारण जो है किसी भी साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अशोक ने जब तलवार का त्याग किया, देखिए तलवार के बल पर अशोक ने भारत के बाहर भी जीत हासिल की और भारत के भीतर भी अनेक राज्यों को अपने संरक्षण में लिया, अपने नियंत्रण में लिया। तो इन राज्यों के साथ खनिज संपदा और साथ ही साथ जो भी संपत्ति थी वो अशोक के राजकोष में आई। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दिया, तब उसने धम्म प्रचार की नीति अपनाई। अशोक ने अपने खजाने को खोल दिया धम्म के प्रचार के लिए। अनेकों शिलालेख हैं, अनेकों बौद्ध मठ हैं, विहार हैं, स्तूप हैं, चैत्य हैं, हजारों की संख्या में इनका निर्माण होने लगा। बौद्ध धर्म को दान दिया जाने लगा, जैन धर्म के अनुयायियों को दान दिया जाने लगा।
जिसके परिणाम स्वरूप राजकोष खाली होने लग गया। राजकोष खाली होने लगा तो इसे भरने के लिए जनता पर कर लगाए जाने लगे। इन करों की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि जनता त्राहिमाम करने लगी। सोने के सिक्कों का भार या उनका वज़न कम कर दिया गया। तो इस तरह से जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे संपत्ति का ह्रास होने लगा। अपनी ये चकाचौंध, अपना यह वैभव, अपनी ये चमक दमक खोना प्रारंभ कर दिया। तो आर्थिक कारण एक ऐसी प्रमुख वजह थी जिसके कारण इस साम्राज्य का पतन हो गया। जो साम्राज्य संपत्ति के बल पर, जिसके पास अकूत संपत्ति थी, जो इतना विशाल था, इतना प्रभावी था, वह साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो आर्थिक कारण मौर्य साम्राज्य के पतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। बाकी सारे कारण तो हैं ही, लेकिन आर्थिक कारण भी पतन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। बृहद्रथ का उत्तरदायित्व। सबसे अंतिम सम्राट मौर्य साम्राज्य का बृहद्रथ ही था और इसी बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ अयोग्य था, निकम्मा था, कामचोर था, उसमें समझदारी का अभाव था, बुद्धिमत्ता का अभाव था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बृहद्रथ ने इन चीज़ों को कभी हासिल करने का प्रयास ही नहीं किया। कभी उसने स्वयं को सक्षम बनाने का प्रयास ही नहीं किया। उसने अपनी अयोग्यता को दूर करने का प्रयास ही नहीं किया। उसने एक योग्य शासक बनने का प्रयास ही नहीं किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बृहद्रथ मुख्य रूप से उत्तरदायी था मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। वह पुष्यमित्र शुंग के दुर्भावना को नहीं समझ सका। वह पुष्यमित्र शुंग के जो उसके कार्यकलाप थे उनकी वह सही जानकारी नहीं रख सका, जिसके कारण वह उस पुष्यमित्र शुंग के हाथों मारा गया और एक विशाल साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी उसका पतन हो गया। अगला पॉइंट है यूनानी आक्रमण। देखिए, ये आपको याद रखना है कि जिस समय में भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, ठीक उसी समय में भारत में यूनानी और मकदूनानी ये आक्रमण भी भारत में हो रहे थे। सिकंदर का आना, डायरोसोरस का आना, तो ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारी थे जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे। और मैं अपनी अगली वीडियो में, मतलब कि जो पश्चिम की ओर से आक्रमण हो रहे थे, जो यवनों का आक्रमण हो रहा था, जो ईरान की ओर से आक्रमण हो रहा था, मैं उसके बारे में भी डिटेल्स आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यूनानी आक्रमण है इसने मौर्य साम्राज्य को धीरे धीरे करके खोखला कर दिया। हालांकि अपनी ओर से चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने पर्याप्त प्रयास किया कि इन यूनानी आक्रमणों पर नियंत्रण रखा जाए और यह हुआ भी। यूनान की ओर से जितने भी आक्रमण हो रहे थे, जो भी शासक आ रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ तक कि अशोक के शासनकाल में भी उन पर नियंत्रण था। लेकिन बार बार होने वाले आक्रमणों ने और यूनान की ओर से अलग अलग शासकों के आक्रमण ने भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। ये जब आक्रमण करते थे तो पश्चिम की ओर से होते हुए पाटलिपुत्र तक जरूर आते थे। तो इस तरह से शासकों का अधिकांश समय या अधिकांश भाग यूनानी आक्रमणों से बचने में ही व्यतीत होने लगा था। और तब जबकि मौर्य साम्राज्य में तलवार का त्याग कर दिया गया था, यानी कि शस्त्र को हटा दिया गया था और धर्म की नीति को अपना लिया गया था। तो ऐसी स्थिति में कोई भी साम्राज्य जो है, जो कि तलवार के बल पर जिसकी स्थापना हुई हो, वह किस प्रकार से सिर्फ धर्म के कारण, धर्म को अपना करके इस यूनानी और क्रूर आक्रमणों का मुकाबला कर सकता था। ये संभव नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य काल में जितने भी यूनानी आक्रमण हुए और विशेषकर अशोक के बाद जो भी यूनानी आक्रमण हो रहे थे, कोई भी ऐसा वीर और प्रतापी राजा नहीं था, सम्राट नहीं हुआ अशोक के बाद, जो कि यूनानी आक्रमणों पर प्रतिबंध लगा सके, इन्हें नियंत्रित कर सके। तो ऐसी स्थिति में इन आक्रमणों को भी हम मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण मानेंगे। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। देखिए, शासन व्यवस्था जो मौर्य साम्राज्य की है वह काफ़ी दोषपूर्ण हो चुकी थी।
यानी कि साम्राज्य जो है वो प्रांतों में, अनेक प्रांतों में विभक्त हो चुका था। इन प्रांतपतियों पर कोई नियंत्रण स्थापित करने वाला नहीं था, गुप्तचरों पर कोई नियंत्रण स्थापित करने वाला नहीं था। पुराने जितने भी अधिकारी थे उनकी छुट्टी कर दी गई थी और इनके स्थानों पर नए अमात्य रखे गए थे, धर्म अमात्यों की नियुक्ति की गई थी। ये धर्म अमात्य सिर्फ धर्म का ही प्रचार प्रसार नहीं करते थे, बल्कि जनता के बीच में जाकर के वो जनता के अनेक कार्यों का भी निरीक्षण किया करते थे, जिससे कि जनता असंतुष्ट हो गई थी। कर की कोई अच्छी ढंग की व्यवस्था नहीं रह गई थी, कभी कर ज़्यादा लग जाता था, कभी कर कम लग जाता था। सैनिकों की नियुक्ति किस प्रकार हो, यह भी जो है यह प्रणाली भी बहुत उपयुक्त नहीं थी। हर शासक अपने हिसाब से फेरबदल कर रहा था। तो एक ऐसे शासन व्यवस्था का अभाव था जो कि पूरे के पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांध सके और उसका संचालन कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था ने भी मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया। अशोक का उत्तरदायित्व, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर काफ़ी विवाद है और कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि अशोक ही पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। ना ही अशोक ने हिंसा की नीति का त्याग किया होता, ना अशोक ने अहिंसा की नीति अपनाई होती, ना अशोक ने तलवार का त्याग किया होता, ना ही उसके उत्तराधिकारी निर्बल होते, दुर्बल होते और ना ही वो कायर होते। तो ऐसी स्थिति में अशोक को कुछ इतिहासकार पूरी तरह से उत्तरदायी मानते हैं और इसके लिए वो बहुत सारे पक्ष देते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं कि अशोक ने ऐसा क्या क्या किया जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। स्पष्ट रूप से कह दूं कि आप 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक ये जो आप देख रहे हैं, इसे मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रत्यक्ष कारण मान सकते हैं और अशोक का उत्तरदायित्व इसे अप्रत्यक्ष कारण मान सकते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकार अशोक को भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं, लेकिन इस वीडियो में अशोक के उत्तरदायित्व के बारे में और ज़्यादा नहीं, क्योंकि अशोक का उत्तरदायित्व ये एक मतलब लंबा टॉपिक है जिसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी कि अशोक किस तरह से मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। अशोक ने ऐसी कौन सी नीति अपनाई थी जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मौर्य साम्राज्य के पतन के जो कारण है वो आपने देख लिया है और पढ़ लिया है, सुन भी लिया है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी, बहुत सारे आगे के टॉपिक्स होंगे जो कि पतन से रिलेटेड होंगे, वो आगे की वीडियो में आप देखिएगा। और हाँ, आगे की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझना तभी हो पाएगा जब आप मेरी पीछे की वीडियो को भी देखते चलिए, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से पूरे के पूरे टॉपिक्स को आपको पढ़ाया है जो आपको इतिहास को समझने में बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक बात आपको बता दूं कि जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, उस समय में जब आप लिखते हैं कि इतिहासकार फलाने इतिहासकार ने ये बात लिखी, इस इतिहासकार ने ये बात लिखी, इस इतिहासकार ने ये बात लिखी, ऐसा करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो मेरा सुझाव है कि उसमें आप अपना मत ज़रूर दें कि आप इतिहास को किस दृष्टिकोण से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जैसे आप लिखते हैं कि पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने ब्राह्मणों की उपेक्षा को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया, रोमिला थापर ने राजनीतिक और आर्थिक कारण को बताया, उसी प्रकार कुछ लोगों ने अहिंसावादी नीति को अपनाया। लेकिन मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ होगा। तो जब भी आप इतिहास लिखें तो जहां आप अन्य इतिहासकारों के मत को बताते हैं, वहीं पर आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर दिया कीजिए कि इस प्रश्न के उत्तर को आप किस तरह से समझते हैं या किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए आपका नज़रिया क्या है। इतिहास तभी सार्थक हो पाएगा, तभी तर्कपूर्ण हो पाएगा जबकि आपका नज़रिया उसमें शामिल हो, क्योंकि इतिहास का एक विद्यार्थी जो है वो
वो इतिहासकार भी होता है, जहाँ वो अन्य इतिहासकारों की बातों को सुनता है, समझता है, उसका अवलोकन करता है, उसके आधार पर अपने तर्क को स्थापित करता है। और ये तर्क नवीन भी हो सकता है, आपके इतिहास समझने के तरीकों से संबंधित भी हो सकता है। तो जब भी आप इतिहास लिखें, इतिहास के बारे में बातें करें, तो अपने ओपिनियन को ज़रूर शामिल करें। और हाँ, आप लगातार वीडियो को देखते रहें। आपको अच्छा लगता हो तो आप अन्य लोगों को भी बताइए, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ने के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और यदि आप किसी भी वीडियो को, मेरी वीडियो को स्पेशली मैं बता रही हूँ, मेरी वीडियो को यदि ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के उत्तर जो हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।